आप सब लोग वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर। माय नेम इज डॉक्टर आरिशित अली। दिल से दीदी बुलाओ, दिल से मैम बुलाओ, दिल से बेस्टी बुलाओ। तो भाई आज हम करने वाले हैं बायोलॉजी का आपकी क्लास 10th की चैप्टर नंबर 3 दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो चलिए भाई इस चैप्टर को पढ़ते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ने के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, साथ साथ में मैम की बातें ध्यान से सुननी है बिकॉज कहां से क्वेश्चन आ सकता है मैं आपको साथ में बताती जाऊंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं बेटा चैप्टर की। पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, कुछ भी मिस नहीं करने वाले हैं हम लोग। मैम रिप्रोडक्शन क्या होता है भाई? ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे पेरेंट से एक ऑफस्प्रिंग आता है, मतलब पेरेंट से एक बच्चा पैदा होता है, फिर वो बच्चा बड़ा होता है, उसका बच्चा पैदा होता है, फिर उसका बच्चा बड़ा होता है, उसका बच्चा पैदा होता है। इसी तरीके से बेटा जायदाद पास होती है। इसी तरीके से जो होता है बेटा रिप्रोडक्शन किस लिए होता है? फॉर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। ये एक एबिलिटी है बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म की टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल। अब दूसरा सवाल क्या पूछा जाता है, क्या रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस है? क्या भाई रिप्रोडक्शन होने से आप धरती पर जिंदा रह सकते हैं? नहीं भाई, रिप्रोडक्शन कोई लाइफ प्रोसेस नहीं है। इट इज नॉट समथिंग कि जिससे आपकी लाइफ जो है चलती है। नो, तो रिप्रोडक्शन इज नॉट एसेंशियल टू मेंटेन लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। दैट इज व्हाई रिप्रोडक्शन इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या क्या चीजें असेंशियल हैं फॉर रिप्रोडक्शन, एक एक करके समझेंगे। पहला है कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। भाई सीधी सी बात है, मान लीजिए शर्मा जी का जो बेटा है, अगर भाई शर्मा जी के कंटिन्यूटी नहीं होगी स्पीशीज के, शर्मा जी बच्चे नहीं करेंगे तो शर्मा जी की जो तादाद है वही खत्म हो जाएगी। तो कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज के लिए भी ये जरूरी है। फिर भाई एडिशन ऑफ न्यू स्पीशीज, भाई एक बच्चा आता है धरती पे, एक नया ऑर्गेनिज्म आ गया है, एक नया ह्यूमन बीइंग पैदा हो गया है। रिप्लेसमेंट ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स, भाई जितने लोग पैदा हो रहे हैं उतने मर भी तो रहे हैं धरती पे, तो भाई नए आने चाहिए। ट्रांसफर एंड अडेप्टेशन एंड वेरिएशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। भाई एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में डीएनए पास होता है, वेरिएशंस आती हैं, सब अलग अलग दिखते हैं। आप सब अपने मम्मी पापा जैसे एग्जैक्ट थोड़ी दिखते हो, थोड़े बहुत अलग तो दिखते ही हो। कई लोग को कहते हैं कॉपी है, अरे कॉपी मतलब डिट्टो सेम नहीं होता है, ठीक है। बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी। बेटा डीएनए पास होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। अब बहुत लोग बोलेंगे मैम डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो बेटा आपके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसके पास आपकी सारी इंफॉर्मेशन होती है कि भाई आपके बाल किस कलर के होंगे, आपकी स्किन किस कलर की होगी, आपकी आंखें किस कलर की होंगी, आपकी हाइट कितनी होगी, हर चीज का एक जीन होता है जो बेटा डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। चलिए अब आता है क्वेश्चन, डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स? क्या बेटा हर ऑर्गेनिज्म एग्जैक्ट कॉपी बनाता है? भाई शाहरुख खान के जो भाई 3 बच्चे हैं सुहाना खान जी हैं, आर्यन खान जी की भाई मूवी आई है अभी, है ना, मूवी क्या वेब सीरीज आई है अभी, और ये जो है भाई अहमद खान जो है इनके बेटे, क्या ये तीनों एक जैसे दिख रहे? नहीं, पर सिमिलर लग रहे हैं अपने पेरेंट्स से। दे आर नॉट आइडेंटिकल बट दे आर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। यही इस चुटकी सी बच्ची और इसके भाई को देखो, दोनों सिमिलर लग रहे हैं बट आइडेंटिकल नहीं। यहां पे देखो बेटा 3 बच्चे हैं, सिमिलर लग रहे हैं पर आइडेंटिकल नहीं। तो क्या एक ऑर्गेनिज्म अपनी एग्जैक्ट कॉपी क्रिएट करता है? नो। क्यों? बिकॉज ऑफ डीएनए। डीएनए की वजह से क्या होती है बेटा? वेरिएशन होती है, जिसकी वजह से बेटा कोई 2 ऑर्गेनिज्म सेम नहीं दिखते सिवाय आइडेंटिकल ट्विंस के, वो एक एक्सेप्शन है, ठीक है। चलिए अब आता है कि भाई ये जो एग्जैक्ट कॉपी क्रिएट क्यों नहीं हो रही है? मैंने आपको अभी बताया, डीएनए की वजह से। हर डीएनए में बेटा कुछ वेरिएशन, कुछ बदलाव होता है। तो देखते हैं, रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म एक नया इंडिविजुअल बनाता है। भाई हर एक पेरेंट एक बच्चा बनाता है, ठीक है मैम। इंडिविजुअल प्रोड्यूस आर सिमिलर टू ईच अदर। सारे जो बच्चे होते हैं बेटा अपने पेरेंट से सिमिलर होते हैं, आइडेंटिकल नहीं होते हैं। सिमिलैरिटी बिटवीन सिबलिंग्स एंड ऑफस्प्रिंग एंड द पेरेंट। क्यों भाई, आपको क्या लगता है आप अपने पड़ोस वाले अंकल जैसे क्यों नहीं दिखते? आप अपने पापा जैसे ही क्यों दिखते हो, अपनी मम्मी जैसे क्यों दिखते हो? क्योंकि भाई उनके ही जीन्स, उनका ही डीएनए आप में आया है, बस थोड़ा वेरिएशन है, इसलिए आप एग्जैक्ट सेम नहीं दिखते हैं बिकॉज ऑफ जीन्स एंड डीएनए। डीएनए भाई कहां होता है? न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस में किसके अंदर होता है भाई? क्रोमोसोम के अंदर कंडेंस्ड फॉर्म में होता है।
अब इस चीज को समझेंगे। ये देखिए, ये है बेटा सेल, सेल में है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए। अब इस चीज को समझते हैं, फटाफट से समझेंगे एक बहुत ही इजी तरीके से। बेटा डीएनए ना कई बार ऐसे लूज फॉर्म में डीएनए पड़ा होता है न्यूक्लियस के अंदर। दिस फॉर्म ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन। क्रोमैटिन जब ऐसे खुले फॉर्म में न्यूक्लियस में होता है, फिर क्या होता है भाई, अब जैसे तुम भी घर में सामान समेटते हो, मम्मी कहती है बेटा ईयर प्लग्स है, चार्जर है, उसकी वायर को फोल्ड करके रख दो, तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से ड्रॉअर में या पॉली बैग में या पर्स में फिट हो सकेगा। कपड़ों को अलमारी में तय करके रखते हैं, क्यों? ताकि वो अलमारी में फिट हो जाए। सोचो सारे कपड़ों को तुम फैला के रखो तो अलमारी में ज्यादा कपड़े नहीं आ पाएंगे। तो इसी तरह बेटा डीएनए भी कंडेंस होता है। कंडेंस किस में होता है? इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। दिस इज क्रोमोसोम, ठीक है। और इसी क्रोमोसोम के अंदर बेटा जो आप ये कह रहे हो, दिस इज डीएनए, जो क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बेटा कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं। डीएनए क्या है? अ मॉलिक्यूल जो आपकी बॉडी में एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है, ठीक है, कि आपका भाई आंखों का कलर कैसा होगा, बाल का कलर कैसा होगा, हाइट कैसी होगी, सारी चीजें। क्रोमैटिन क्या है बेटा? स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। मैंने अभी आपको बताया, जब डीएनए ऐसे फैला हुआ होता है स्कैटर्ड फॉर्म में, इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन। क्रोमोसोम क्या है? हाईली कॉइल्ड एंड कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। जब भाई मैं डीएनए को अच्छे से लपेट के एकदम न्यूक्लियस में रखूंगी, इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। जीन क्या होता है भाई? जीन को समझेंगे पहले। ये है बेटा आपका डीएनए। अब जीन क्या होता है? इसी डीएनए के बेटा सेगमेंट्स होते हैं। मान लीजिए यह है एक जीन, यह है जीन 2, यह है जीन 3, यह है जीन 4। तो एक सेगमेंट ऑफ डीएनए को कहते हैं जीन। अब हर जीन अलग इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है। मान लो ये हेयर कलर की कर रहा था, ये हाइट का जीन है, ये स्किन कलर का जीन है, ठीक है, ये आई कलर का जीन है। मतलब अलग अलग चीजों के जीन होते हैं बेटा। जीन एक इंफॉर्मेशन कैरी करता है, और जीन को हम एक सेगमेंट ऑफ डीएनए भी कह सकते हैं, जो एक इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है, ठीक है। तो यहां हम देख रहे हैं जीन इज अ स्पेसिफिक सेगमेंट और अ पार्ट ऑफ डीएनए। हमने देखा भाई डीएनए के सेगमेंट को जीन कहते हैं, जो एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन या कैरेक्टर कैरी कर रहा है। हमने अभी देखा एक सेगमेंट ऑफ डीएनए है और एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है, ठीक है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। अ बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी। बेटा पापा से एक, मम्मी से एक डीएनए की कॉपी आती है आपके अंदर, तभी आप अपने मम्मी पापा जैसे दिखते हो। वो बात अलग है तब तो भाई तुम किसी और जैसे दिख रहे हो, तो समझ लो तुम। द प्रोसेस ऑफ डीएनए कॉपिंग इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन। भाई डीएनए की एक एग्जैक्ट कॉपी बनाना, ऐसी सेम कॉपी बनाना, इज कॉल्ड एज डीएनए रेप्लिकेशन। विल हैव सम एरर। भाई अगर मान लो ये डीएनए ऐसा है, बट यहां पर थोड़ा सा ये अलग हो गया, विच मीन्स इसमें से इसमें वेरिएशन आ गया। अभी एकदम सेम नहीं दिख रहे, थोड़ा सा अलग हो गया, ये वेरिएशन आ गई इस डीएनए के अंदर, ठीक है, विच विल लीड टू वेरिएशन। एज अ रिजल्ट डीएनए कॉपी जनरेटेड विल बी सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल। इस वजह से बेटा हम हमारे पेरेंट्स के आइडेंटिकल नहीं दिखते, सिमिलर दिखते हैं, बिल्कुल आसपास एक जैसे दिखते हैं, बट बिल्कुल फोटोकॉपी नहीं लगते हैं हम लोग, समझे, ठीक है। ये देखिए, ये है सेल, सेल में है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर है डीएनए, और सेगमेंट ऑफ डीएनए को क्या कहते हैं? जीन। चलिए क्रोमैटिन और क्रोमोसोम के बीच में भी डिफरेंस आता है। भाई क्रोमैटिन क्या है? स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ डीएनए, और ये क्या है? कॉइल्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। क्लियर? चलिए ट्रांसफर ऑफ डीएनए ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। भाई डीएनए ट्रांसफर कैसे होता है रिप्रोडक्शन के दौरान? चलिए इस चीज को समझते हैं। मान लीजिए ये कोई मेल है,
दिस इज अ मेल, दिस इज अ फीमेल। भाई इनसे इनका स्पर्म आया, मेल से स्पर्म आया, फीमेल से एग आया, और इन्होंने फ्यूज होके बेटा क्या बनाया, जाइगोट। मतलब यहां पर कुछ डीएनए आया, इधर से कुछ डीएनए आया, ये फ्यूज हुआ और बेटा जाइगोट से बच्चा बना। इसलिए बेटा कुछ जो होता है, कुछ कुछ चीजें आपकी पापा से मिलती, कुछ कुछ चीजें आपकी मम्मी से मिलती हैं, क्योंकि दोनों से बेटा कुछ ना कुछ आता है और आप बनते हो। ठीक है, अब धीरे धीरे जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे इसके अंदर आपको वो भी समझ आएगा। मैम वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन के ऊपर शॉर्ट नोट भी पूछ लिया जाता है, वन लाइनर भी पूछ लिया जाता है, एमसीक्यू भी पूछ लिया जाता है बोर्ड्स में। मैम व्हाट इज वेरिएशन? वेरिएशन होता है भाई डिफरेंस प्रेजेंट बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज। सेम स्पीशीज के बीच में भाई वेराइटी दिखती है। ठीक है, सेम स्पीशीज में वेराइटी दिख रही है। जैसे अभी आप देखो भाई, हम सब ह्यूमंस हैं, बट हर ह्यूमन में अलग अलग आई कलर्स होते हैं भाई, किसी की ब्लू, किसी की ग्रीन, ठीक है, किसी की ब्राउन, किसी की ब्लैक, हर किसी का आई कलर डिफरेंट है ना, पर हैं तो सब ह्यूमंस ही। भाई ये सारी बटरफ्लाई हैं, बट सबके पंख अलग अलग कलर के हैं, बिकॉज ऑफ वेरिएशन, क्योंकि कुछ बदलाव आया होगा डीएनए में जिसकी वजह से बदलाव नजर आ रहा है हमको। दिस इज वेरिएशन। चलिए भाई वेरिएशन की इंपॉर्टेंस क्या है, वेरिएशन होने से क्या हो रहा है देखते हैं। वेरिएशन हेल्प ऑर्गेनिज्म टू अडेप्ट इन द चेंजिंग एनवायरमेंट। मैम इस लाइन का क्या मतलब है मैं बताती हूं। मान लीजिए ये मेंढक है, अगर बेटा इसको सांप से बचना है तो इसको हरे कलर में छुप रहा है, पर यहीं अगर ये लाल रंग का मेंढक होता तो क्या ये सांप से बच जाता? नहीं भाई, सांप आराम से, या इसको कोई भी जानवर आराम से खा जाता। तो भाई समय के अकॉर्डिंग बॉडी में चेंजेस आना। ठीक है, ये क्यों बच पा रहा है? बिकॉज ऑफ इट्स कलर ये बच पा रहा है, कैमोफ्लेज कर रहा है, बिकॉज ऑफ वेरिएशन ये एनवायरमेंट में जी पा रहा है। ठीक है, तो वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई जिंदगी में जीने के लिए, अडेप्ट करने के लिए। क्लियर है? देखेंगे वेरिएशन प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू अ स्पीशीज देयर बाय हेल्प्स इन एवोल्यूशन। भाई सीधी बात है, हम लोग भी बेटा पहले जो थे एक चिंपांजी जैसे दिखते थे। ठीक है, चिंपांजी आर आर क्लोज रिलेटिव्स, हालांकि दिस इज ह्यूमंस ओनली। आपने देखा है भाई कैसे ह्यूमंस में बदलाव आया, एवोल्यूशन हुआ, वेरिएशंस आई, वरना आज भी हम ऐसे ही दिखते। ठीक है, वेरिएशंस आई तो एवोल्यूशन हुआ, बदलाव आया। ठीक है, चलिए वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ अ स्पीशीज। जैसे हमने मेंढक का एग्जाम्पल देखा, अगर बेटा वो अपना कलर नहीं बदलता तो हो सकता है उसे कोई जानवर खा जाता। ठीक है, एक सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज के लिए वेरिएशन बहुत जरूरी है। वेरिएशन इन डीएनए रिजल्ट्स इन वेराइटी ऑफ स्पीशीज एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। आपने अभी देखा था भाई कितने सारी वेराइटी ऑफ डॉग्स होते हैं, कितने वेराइटी ऑफ डॉग्स होते हैं। ठीक है, कितना सारा बदलाव है कितने सारा बदलाव है, विच इज इंपॉर्टेंट। चलिए अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, मतलब इसके या तो पापा है या मम्मी है, दोनों नहीं है बेचारे के, लाइक अमीबा है ना भाई, बेचारे का एक ही पेरेंट है और वही भगवान है भाई, ना मम्मी ना पापा, एक ही पेरेंट, सिंगल पेरेंट। क्योंकि भाई सिंगल पेरेंट है तो स्पर्म और एग नहीं होगा, गैमीट ही नहीं बनेंगे तो नो गैमीट, गैमीट नहीं होंगे तो फर्टिलाइजेशन मतलब जाइगोट भी नहीं बनेगा। ठीक है, ऑफस्प्रिंग जो बनेंगे सब एक जैसे दिखेंगे, सब एक जैसे दिखेंगे, जेनेटिकली सिमिलर दिखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा दो पेरेंट होते हैं, एक मेल एक फीमेल। ठीक है, गैमीट बनेगा, मेल होगा तो स्पर्म भी आ रहा है, फीमेल है तो अंडा भी आ रहा है, फर्टिलाइजेशन भी हो रहा है, जाइगोट भी बन रहा है। ऑफस्प्रिंग बेटा एक दूसरे से अलग दिखते हैं, क्यों? क्योंकि बेटा जब गैमीट्स इन्वॉल्व होंगे वेरिएशन आएगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा वेरिएशन बहुत हाई लेवल पे दिखता है, यहां इतना नहीं दिखता। चलिए भाई एग्जाम्पल ये देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप देख रहे हैं गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट है, यहां पे बेटा सारा पौधा ही एक जैसा दिख रहा है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे बढ़ेंगे, आइए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा पढ़ें।
मैंने आपको क्या बोला बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब दो पेरेंट्स, मम्मी भी होंगी पापा भी होंगे, विच मीन्स ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है। इसमें मेल भी होगा फीमेल भी होगा और दोनों बेटा का गैमीट्स फ्यूज भी होगा। एग्जाम्पल ह्यूमंस, कैट, डॉग, फिश, काउ, ठीक है, सब क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप मेल डॉग भी देखते हैं, फीमेल भी देखते हैं, फीमेल कैट, मेल डॉग, सब देखते हैं आप, ठीक है, मेल फीमेल ह्यूमंस देखते हैं, गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं, राइट। मैम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, रैपिड मोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है। न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस बाय सेल डिवीजन एग्जिबिट वेरिएशन। बाय क्योंकि दो गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट है इसलिए वेरिएशन आने के चांस हैं। क्यों, कुछ चीजें मम्मी जैसी कुछ चीजें पापा जैसी, वेरिएशन भी आएगा, ठीक है, वेरिएशन के चांस है यहाँ पे। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, भाई फर्टिलाइजेशन भी होगा क्योंकि मेल और फीमेल गैमीट भी प्रेजेंट है, ये हो गई। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक पेरेंट है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल मैम अमीबा, बाइनरी फिजन से, बडिंग बाय हाइड्रा, स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन अदर प्लांट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत स्पीड से होता है, वेरी हाई स्पीड। न्यू इंडिविजुअल जो प्रोड्यूस होते हैं सारे आइडेंटिकल होते हैं, क्यों, क्योंकि वेरिएशन नहीं आता, बहुत डिफिकल्टी से कोई वेरिएशन आएगा तो आएगा क्योंकि एक ही पेरेंट है और एक जैसा ही दिखते हैं। जैसे मैं आपको दिखाती हूं कि भाई मान लीजिए ये एक अमीबा है, ऐसा एक और सिमिलर, एकदम सिमिलर पैदा हो रहे हैं, ठीक है, एकदम आइडेंटिकल कॉपीज, वेरिएशन ही नहीं आ रही, एकदम आइडेंटिकल कॉपीज, राइट, तो इन्हें क्लोन्स या आइडेंटिकल कह सकते हैं। सिंगल पेरेंट मतलब कोई ऑपोजिट सेक्स का पेरेंट नहीं है, मेल नहीं है फीमेल नहीं है, जस्ट अ सिंगल पेरेंट, विच मीन्स इट डज नॉट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। भाई गैमीट्स है ही नहीं तो फ्यूजन कैसे होगा, फ्यूजन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्लियर सी बात है। चलिए अब हमें टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा अलग अलग आते हैं और इनमें से किसी के ऊपर भी शॉर्ट नोट, एमसीक्यू या 1 मार्कर क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो भाई फिजन में बाइनरी और मल्टीपल फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में नेचुरल, आर्टिफिशियल, टिश्यू कल्चर एंड स्पोर फॉर्मेशन। अब एक एक करके इन सारों को पढ़ेंगे। चलिए भाई उससे पहले क्वेश्चन करते हैं, सेगमेंट ऑफ डीएनए जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, बेटा सेगमेंट पूछ लिया विच मींस अ जीन। हाईली कॉइल्ड, भाई कॉइल्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को क्या कहते हैं, भाई कॉइल्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। चलिए फिजन पढ़ते हैं। फिजन क्या होता है, भाई जब एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड करता है, ठीक है, डिवाइड करता है, तो भाई फिजन इज अ डिवीजन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ अ यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म इनटू 2 और मोर सेल। डिवाइड हो रहा है एक या दो सेल में, ठीक है। ऑब्जर्व्ड इन लोअर ऑर्गेनिजम्स, बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जैसे अमीबा, युग्लिना, लेशमेनिया, ऐसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर बेटा फिजन देखा जाता है। अब फिजन बेटा अलग अलग टाइप से होता है। सबसे पहले होता है बेटा बाइनरी फिजन भी आता है, मल्टीपल फिजन भी आता है। बाइनरी माने, बाय माने बेटा दो डॉटर सेल बनेंगे। मल्टीपल फिजन मतलब बेटा मल्टीपल डॉटर सेल्स बनेंगे। फिर बाइनरी मतलब एक सेल से दो बच्चे बनेंगे। यहां पे मल्टीपल मतलब एक से मल्टीपल बच्चे बनेंगे, मल्टीपल बच्चे बनेंगे एक से, ठीक है। इसमें बेटा 3 टाइप का होता है। इर्रेगुलर बाइनरी फिजन अमीबा में होती है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन पैरामीशियम में होती है, लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन लेशमेनिया में होती है, ठीक है। मल्टीपल फिजन में बेटा एक ही एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी में, दैट इज प्लाज्मोडियम। चलिए पढ़ते हैं इनको थोड़ा सा डिटेल में। ये देखें, इर्रेगुलर बाइनरी फिजन होता है बेटा अमीबा में, ये ऐसे करके बेटा स्प्लिट होता है, 2 में स्प्लिट हो जाता है, इर्रेगुलर हो रही है। ट्रांसवर्स माने बेटा ये यूं ब्रेक हो रहा है ट्रांसवर्सली।
लॉन्जिट्यूडनल में बेटा यूं ब्रेक हो रहा है ये, ठीक है। एक एक करके एक बार देखते हैं। इर्रेगुलर बाइनरी फिजन बेटा किस में देखा जाता है? वेरी कॉमनली सीन इन अमीबा। ये ऐसे इर्रेगुलर शेप का और इर्रेगुलरली दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होगा। यूनिसेल्युलर है, यूकैरियोटिक है एंड जनरली फाउंड इन फ्रेश वाटर, ठीक है, जनरली फाउंड इन फ्रेश वाटर। चलिए, इर्रेगुलर बाइनरी फिजन होता है, देखो ये आपका डायग्राम बेटा एनसीईआरटी में भी ड्रॉ करने भी आता है, ध्यान देंगे। अमीबा में बेटा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाद ये न्यूक्लियस इलोंगेट हो रहा है, ठीक है, खिंच रहा है। फिर बेटा एक ग्रूव बन रहा है इधर की तरफ और इधर की तरफ। फिर बेटा साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया और दो डॉटर सेल्स ऑफ अमीबा बन गए। सेम डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हैं। लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन बेटा किस में होती है? लेशमेनिया। लेशमेनिया बेटा एक प्रोटोजोन है, ये यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है बेटा जिसके पास ऐसे विप लाइक फ्लैजिला होता है। क्या होता है? फ्लैजिला होता है, जो इसको मूवमेंट में मदद करता है। किसमें? मूवमेंट करने में। ये लेशमेनिया बेटा एक बीमारी कॉज करता है जिसे कहते हैं कालाजार। कालाजार बेटा एक ऐसी बीमारी है, ठीक है, जिसमें बेटा स्किन पे पूरा ऐसे दाग 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 हो जाते हैं और इसे ब्लैक फीवर कहते हैं या सैंड फ्लाई डिजीज। होता है क्या है बेटा? दिस इज अ सैंड फ्लाई। इसके मान लो पाँव में लेशमेनिया चिपक गया और इसने आपको काटा, ठीक है, इसने आपको काटा तो ये आपकी बॉडी में चला गया और क्या हो जाएगा? कालाजार। कालाजार में बेटा किससे होता है? लेशमेनिया से। लेशमेनिया को कैरी कौन कर रहा है? सैंड फ्लाई, ठीक है। ये ऐसे बेटा लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन करता है, लॉन्जिट्यूडनल। फिर आता है बेटा ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, जो कि करता है आपका बहुत ही प्यारा सा पैरामीशियम, ठीक है। ये यूं आधा आधा पार्ट में डिवाइड हो जाता है, डज ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। आपको नॉर्मली एग्जाम्पल्स याद रखने अलग अलग बाइनरी फिजन के, ये देख सकते हैं आप कैसे ट्रांसवर्सली डिवाइड हो गया। नॉर्मली बेटा बाइनरी फिजन में आपका अमीबा वाला एग्जाम्पल पता होना चाहिए और आपको लॉन्जिट्यूडनल और ट्रांसवर्स में एग्जाम्पल पता होने चाहिए। थोड़ा सा डिटेल में समझाने के लिए मैंने आपको डायग्राम्स दिखाए, अदरवाइज सिर्फ एग्जाम्पल भी बहुत है। अब मल्टीपल फिजन में बेटा आप देखेंगे क्या होता है। अब मैं आपको यहां पे समझाती हूँ, देखिए ये पेरेंट सेल है, इसके अराउंड बेटा एक सिस्ट बनती है। क्या बनती है? एक सिस्ट, जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई मल्टीप्लाई हो जाते हैं। फिर ये सिस्ट बेटा फटती है, ये सिस्ट फटती है और ये मल्टीपल न्यूक्लियस बाहर रिलीज होके डॉटर सेल्स बनाते हैं बहुत सारी, ठीक है। तो ये क्या होता है बेटा? स्प्लिटिंग ऑफ अ पेरेंट सेल इनटू न्यूमरस डॉटर सेल्स, ठीक है। ये बहुत सारी बेटा इसके अंदर न्यूक्लियस हैं जो आगे जाके अलग अलग डॉटर सेल्स बनाएंगे और इसकी बाहर की कवरिंग को क्या कह देते हैं भाई? सिस्ट बनाता है ये, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? प्लाज्मोडियम, जो कि यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है बेटा, एंड प्लाज्मोडियम बेटा एक बहुत ही खतरनाक बीमारी करता है विच इज कॉल्ड एज मलेरिया। मच्छर पे बेटा, मच्छर के पास ये जाता है प्लाज्मोडियम, मच्छर तुम्हें काटता है, तुम्हारे ब्लड में प्लाज्मोडियम आ जाता है और फिर तुम कहते हो अरे मलेरिया हो गया, है ना, ठीक है। और बेटा मलेरिया करने वाली स्पीशीज का पूरा नाम है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। ये बेटा डिफरेंस है, ये डिफरेंस है, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आपको एक बारी के लिए समझा दिया, बट फॉर इजी एक्सप्लेनेशन आप इसे फॉलो कर सकते हैं कि बाइनरी फिजन में दो डॉटर सेल बन रहे हैं, मल्टीपल फिजन में मल्टीपल डॉटर सेल्स बन रहे हैं, इसके एग्जाम्पल्स, इसके एग्जाम्पल्स, ठीक है। न्यूक्लियस डिवीजन ये फेवरेबल कंडीशन में डिवाइड होता है, ये अनफेवरेबल कंडीशन में। इस तरीके से आप इसके डिफरेंसेस देख सकते हैं जो एग्जाम में लिखने को आते हैं। अब आता है बेटा नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं? टुकड़े। अब मान लीजिए यहां देखेंगे, ये है बेटा ऑर्गेनिज्म जिसे कहते हैं स्पाइरोगायरा। ये बेटा नॉर्मली मिलता है आपको ऐसे ना हरे हरे रंग का, ठीक है, ऐसा काई फॉर्म में स्पाइरोगायरा मिलता है। ये बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके डिवाइड होता है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है। अब जैसे ये क्या होगा, ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा और ये नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा। ऐसे बेटा अगर ये बहुत बड़ा है तो ये मल्टीपल टुकड़ों में टूट के मल्टीपल डॉटर सेल्स बनाता है, विच मीन्स ये इसके क्या है? ये इसके फ्रेगमेंट्स हैं, छोटे छोटे टुकड़े तोड़ता है, ठीक है। स्पाइरोगायरा बेटा एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है
जो बेटा फिलामेंटस एल्गी होता है। स्पायरोगायरा बेटा इज अ फॉर्म ऑफ एल्गी जो ऐसे जमा होता है, जो कि आप देख सकते हैं ऐसे। ये देखिए, अगर मैं इसको 3 टुकड़ों में काटूंगी तो 3 फ्रेगमेंट्स बन गए और तीनों से बेटा नए स्पायरोगायरा बन गए। चलिए नेक्स्ट आता है बेटा बडिंग। बडिंग भी बेटा एक फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें बेटा एक बड पैदा होता है। मैं आपको दिखाती हूं कैसे। ये है बेटा यीस्ट। ये मान लीजिए यीस्ट है, इसके ऊपर एक छोटा सा बड आया। ये बड ग्रो करेगा करेगा, बहुत सारे बड आते जाएंगे, फिर ये बेटा झड़ जाता है और बहुत सारे यीस्ट पैदा हो जाएंगे। यीस्ट बेटा नॉर्मली कुछ ऐसा दिखता है जो आप बहुत सारी खाने की चीजों में भी डालते हैं, कुछ ऐसा ये ऑर्गेनिज्म होता है। बडिंग बेटा आप यीस्ट के अलावा हाइड्रा में भी देखते हैं, बडिंग आप हाइड्रा में भी देखते हैं। ठीक है, पहले आपको मैं यीस्ट का बता दूं, इसका एग्जाम्पल है यीस्ट और हाइड्रा। सो बेसिकली एक बड या एक आउटग्रोथ निकलती है ऑर्गेनिज्म के ऊपर, ये छोटी सी आउटग्रोथ निकलती है, फिर ऐसी बहुत सारी निकलती जाती हैं और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाते हैं, बहुत सारे यीस्ट। अब हाइड्रा क्या है बेटा? हाइड्रा भी एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, कुछ ऐसा दिखता है बेटा। हाइड्रा यूजुअली पानी वगैरह में होता है। हाइड्रा यूजेस रीजेनरेटिव सेल्स दैट हेल्प्स इन बडिंग। इसके भी बेटा सर पे बड होता है, मैं आपको दिखाती हूं। ये देखिए बेटा, इसकी बॉडी में एक बड निकला, ये बड से बेटा एक नया हाइड्रा पैदा हुआ, ये ग्रो हुआ, फिर ये बॉडी से अलग हो गया, एक नया हाइड्रा पैदा हो गया। तो इस चीज को आप कैसे लिख सकते हैं बोर्ड्स में? हाइड्रा बड डेवलप्स एज एन आउटग्रोथ, ठीक है, फिर दिस बड्स डेवलप इनटू टाइनी इंडिविजुअल, और फिर ये बॉडी से डिटैच होकर एक नया इंडिविजुअल बना लेता है। ये देख सकते हैं आप, पहले ग्रोथ हुई, फिर थोड़ा बड़ा हुआ और फिर ये अलग हो जाता है बॉडी से। ठीक है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गलत स्टेटमेंट बतानी है। गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मल्टीपल फिजन, नो। स्पर्म सेल इज अ मेल गैमीट, यस। स्पायरोगायरा reproduces by fragmentation, yes. Malarial parasites show multiple fission, which means गलत कौन सी स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट नंबर 1। गैमीट्स क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है मल्टीपल फिजन, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स नहीं बनते हैं। आगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज हाइड्रा शोज। हाइड्रा क्या शो करता है भाई? हाइड्रा शो करता है बडिंग, फ्रेगमेंटेशन तो स्पायरोगायरा शो कर रहा था, मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम शो कर रहा था, विच मींस ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज रीजेनरेशन। मैम रीजेनरेशन क्या होता है? कोई पार्ट, मान लो तुम्हारा हाथ काट दें, क्या तुम्हारा हाथ वापस उग जाएगा? नहीं मैम, ह्यूमंस में तो ऐसा नहीं होता है। फिर किस में ऐसा होता है भाई? ऐसा होता है प्लैनेरिया के अंदर। प्लैनेरिया बेटा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको अगर मैं 3 टुकड़े में काटूंगी तो बेटा ये 3 नए प्लैनेरिया उग जाएंगे। स्टारफिश, हाइड्रा, बेटा हाइड्रा को अगर मैंने काटा तो ये वाला पार्ट भी हाइड्रा में उग जाएगा, ये वाला पार्ट भी हाइड्रा में। बेटा हाइड्रा बडिंग के अलावा रीजेनरेशन दिखाता है। ठीक है, स्टारफिश है, स्टारफिश में आधी टूट गई, इसके 2 हाथ टूट गए, तो बेटा इसके 2 नए हाथ वापस बन जाएंगे। रीजेनरेशन की कैपेबिलिटी, वापस ये अपना नया पार्ट बना लेते हैं। तो इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन in which missing part of an organism is repaired by proliferation of cells। मतलब उस जगह पर बेटा नए सेल्स बनते हैं और वो एक नया हाथ बना देते हैं या एक नया ऑर्गेनिज्म ही बना देते हैं, जैसे हाइड्रा में, प्लैनेरिया में। क्लियर? दिस इज कैरिड आउट बाय लार्ज नंबर ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स that proliferate and make mass of cells. From this mass of cells, different cells now undergo change to make a new organism. एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है उन सेल्स से। Animals like Hydra, Planaria can regenerate into complete new organism. ये भाई एक नए ऑर्गेनिज्म में ही बन रहे हैं पूरा। ठीक है मैम, चलिए मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। अब तुमने देखा होगा कई बार जब तुम ब्रेड को छोड़ देते हो, है भाई मम्मी तुम्हें सैंडविच देके गई, बार सैंडविच तो खाया ही नहीं, हमने तो सैंडविच टेबल के नीचे रख दिया, पर भाई बहुत टाइम तक क्योंकि मम्मी घर पे नहीं तो किसी को पता नहीं चला वहां सैंडविच पड़ा था। पर जब तुम उस ब्रेड को थोड़े दिन बाद नीचे से निकालोगे, ब्रेड एकदम ऐसी काली हरी सी हो जाएगी, उस पर उग जाती है बेटा फंगस,
और उस फंगस को कहते हैं राइजोपस। ये राइजोपस में बेटा क्या होता है, ऐसे ऐसे ना स्पोर्स होते हैं, ये फटते हैं और ये फंगस फैलती जाती है पूरी ब्रेड के ऊपर। ठीक है, तो राइजोपस बेटा इज अ ब्रेड मोल्ड, एक मल्टी सेल्यूलर फंजाई है जो स्पोर्स बनाती है और रिप्रोडक्शन करती है। ठीक है, अब इसका अगर मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं, इसका मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाती हूं। ये देखिए, ये है बेटा राइजोपस का मुंडा, मुंह, दैट इज स्पोरेंजियम, जिसके अंदर भरे होते हैं भाई बहुत सारे स्पोर्स। ठीक है, और मैम इसके नीचे के हिस्से को क्या कहते हैं बेटा, इसके नीचे के हिस्से को कहते हैं स्पोरेंजियोफोर। क्या कहते हैं इस नीचे वाले हिस्से को, स्पोरेंजियोफोर। मैम ड्रॉ करके दिखाओ, भाई दिखाते हैं। दिस इज स्पोरेंजियोफोर, दिस इज स्पोरेंजियम, और इसके अंदर है बेटा बहुत सारे स्पोर्स। ये इसी तरह बेटा जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं, इसको थोड़ा सा मॉइस्चर मिलता है, थोड़ा सा फंगस ग्रो होने की कैपेबिलिटी, ये फट जाता है, स्पोर्स गिरते हैं और एक नया राइजोपस बन जाता है। इस तरीके से बेटा ये फैलता जाता है। तो स्पोर्स जो होते हैं बेटा, इनके ऊपर एक थिक वॉल होती है, जिसकी वजह से बेटा ये जो स्पोर्स हैं अनफेवरेबल कंडीशंस में भी उग जाते हैं। अंडर फेवरेबल कंडीशन व्हेन दी स्पोर्स कम इन कॉन्टैक्ट, मान लो भाई ये फटा और भाई ब्रेड के दूसरे कोने पे गिरा, यहां एक नया राइजोपस उग जाएगा। ठीक है, जैसे ही बेटा इनको जगह मिलती है, सरफेस मिलती है, सॉइल मिला, किसी भी जगह मिली, ब्रेड मिली, ये वहां पे बेटा ग्रो करने लगते हैं। ठीक है, इनके बेटा प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें कहते हैं हाइफी। ये देखिए आप, ये देखिए हाइफी, ये एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं थ्रू हाइफी। फिर बेटा दिस इज बिकॉज स्पोर्स फ्रॉम राइजोपस प्रेजेंट इन एयर सेटल ऑन दी ब्रेड। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूं। मान लीजिए ये एक ब्रेड के ऊपर उग रहा है, ये ब्रेड भाई इतनी बड़ी है, ये स्पोर्स गिरे, ये स्पोर्स गिरे और यहां पे एक नया राइजोपस उग गया, फिर इसके स्पोर्स गिरे, यहां पे एक नया राइजोपस उग गया। इस तरीके से बेटा पूरी ब्रेड के ऊपर फंगस फैल जाती है। चलिए आगे मूव करते हैं भाई। स्पोर फॉर्मेशन से बेनिफिट क्या हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है? स्पोर्स आर कवर्ड बाय अ थिक वॉल विच प्रिवेंट डिहाइड्रेशन इन अनफेवरेबल कंडीशन। मान लीजिए भाई कोई सरफेस ही नहीं मिल रही है स्पोर को उगने के लिए, पर भाई स्पोर के पास तो प्रोटेक्शन है खुद की। फिर लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कैन बी फॉर्म्ड एट अ सिंगल टाइम। आपको क्या लगता है राइजोपस के फटने से, स्पोरेंजियम के फटने से एक ही स्पोर निकलता है? नहीं भाई, बहुत सारे स्पोर्स निकलते हैं। ठीक है, राउंड शेप के होते हैं, लाइट होते हैं वजन में। ठीक है, दूसरा स्पोर्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड फार फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह उड़ते हुए दूसरी जगह भी पहुंच जाते हैं। क्लियर? अब शुरू करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। मैम व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन? बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें बेटा किसी पार्ट ऑफ प्लांट से हम एक नया प्लांट उगा देते हैं। ठीक है, ये दो टाइप की होती है, ये दो टाइप की होती है, दैट इज नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। ये दो टाइप का प्रोपगेशन होता है, दैट इज नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। अब नेचुरल में क्या होता है भाई, हमें पता है पौधे के पास फ्लावर, लीफ, स्टेम और रूट्स होते हैं। भाई रूट से कुछ बन रहा है, स्टेम से कुछ बन रहा है, लीफ से कुछ बन रहा है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन से बेटा प्लांट्स के कुछ पार्ट्स जैसे रूट, स्टेम और लीफ से पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन रहा है। जैसे भाई रूट से स्वीट पोटैटो और पोटैटो बन रहा है। ठीक है, गुआवा बन रहा है। लीफ से ब्रायोफाइलम बन रहा है। लीव्स बेटा मैं आपको दिखाती हूं, ये देखो, कभी आपने देखा है आलू के ऊपर हरे हरे रंग के बड्स होते हैं। अगर आप आलू को गाड़ दोगे जमीन में तो भाई एक बड निकलेगा और नया आलू बनने लगेगा। ठीक है, वहीं बेटा आप ये देखेंगे अनियन है, ऐसा वाला अनियन देखा है? ये देखो स्वीट पोटैटो, शकरकंदी कहते हैं जिसको, ये रूट्स का मॉडिफिकेशन है, रूट से बनता है। ये है बेटा ब्रायोफाइलम की लीफ, इसके ऊपर बेटा ऐसे बड्स आते हैं और ये रही इनकी रूट्स।
इनको कहते हैं बेटा बड। ये जमीन पे गिरता है और एक नया पौधा उग जाता है। वहीं बेटा इस तरीके से होता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसमें बेटा आपके बोर्ड एग्जाम्स में एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, पूछ लिया जाएगा भाई रूट से कौन कौन से बन रहे हैं, स्वीट पोटैटो गुआवा, लीव से ब्रायोफाइलम, स्टेम से पोटैटो, अनियन, लेमन। ठीक है, एग्जाम्पल्स बेटा एनसीईआरटी के याद रखने पड़ेंगे, यही एमसीक्यू में और शॉर्ट नोट्स में पूछे जाते हैं। चलिए मूव करते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। नेचुरल में तो क्या था, अपने आप भाई कुदरत ऐसा कर रही है, नेचर ऐसा कर रहा था कि भाई कुदरत ने जो आलू को जमीन के अंदर उगाया है, ठीक है, कुदरत दैट इज नेचर ऐसा कर रहा था, नेचुरल प्रोसेस था। आर्टिफिशियल मतलब हम लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऐसा होता है कि डेलिबरेट प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम ओल्ड पार्ट बाय ह्यूमंस। जैसे आपने देखा होगा कि कभी आप किसी पार्क में गए, आपने रोज का जो स्टेम है तोड़ा और अपने घर के गमले में आके उगा दिया और नया रोज उग जाता है, होता है ना, ऐसा करा होगा आपने, ऐसा देखा भी है। ये देखिए, आपने रोज प्लांट की ये स्टेम काटी, इसको लाकर अपने घर के गमले में उगा दिया तो नया रोज प्लांट उग जाता है। दिस इज कॉल्ड एज बेटा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसमें 3 तरीके आते हैं, लेयरिंग, कटिंग एंड ग्राफ्टिंग। लेयरिंग में क्या होता है, मैंने क्या किया, इस पौधे को मोड़ के थोड़ा सा सॉइल में डाल दिया, यहां से बेटा एक नया पौधा उग जाएगा, लेयर कर दिया सॉइल से। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, मैंने इधर से ये पार्ट काटा और इसके दूसरे स्टेम के साथ ऐसे लपेट के जोड़ दिया तो ये बेटा इससे जुड़ जाएगा। कटिंग में क्या होता है, मैंने इसका एक पार्ट काटा, उगाया, ये नया पौधा उग गया। ठीक है, ये देखिए, दिस इज कटिंग। आपने रोज प्लांट को कट किया, उगा दिया, कटिंग। ठीक है, ग्राफ्टिंग में क्या है, मैंने इसको काटा, किसी और पौधे के साथ जाकर जोड़ दिया, ये जुड़ जाएगा, ग्राफ्ट लगा दिया। लेयरिंग में क्या किया, इसकी स्टेम मोड़ के यहां डाली, एक नया पेड़ उग जाएगा, लेयरिंग। फिर बेटा टिश्यू कल्चर आता है, विच इज अ पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। टिश्यू कल्चर में बेटा क्या होता है, आप लेबोरेटरी के अंदर नए पौधे बनाते हो। मैम लैब में तो हमने सुना था नए बच्चे बनते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी होता है। बेटा लैब में आप बच्चे के साथ पौधा भी उगा सकते हैं, अलग अलग टाइप के पौधे आजकल लेबोरेटरी में उगाए जा सकते हैं। क्या किया जाता है इस प्रोसेस में, आप पौधे का कोई भी पार्ट काटते हो, स्टेम, रूट, लीफ, जिस पार्ट को आप काटोगे उसको भाई एक सॉल्यूशन में डालते हो, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में। इसमें बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें बेटा एक ऐसा मास ऑफ सेल बनता है, जिसे हम कहते हैं कैलस। फिर धीरे धीरे एक नए पौधे में डेवलप होने लगता है, ये देखो, लीव्स बन गई, रूट्स बन गई और ऐसे एक नया पौधा बन जाता है। एक और बार देखेंगे हमने क्या किया, लीफ ली, इसको एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में डाला, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में धीरे धीरे बेटा ये नए पौधे में डेवलप हो गया। इस तरीके से आप एक नहीं बहुत सारे पौधे उगा सकते हो। ठीक है, चलिए अब भाई वेजिटेटिव प्रोपगेशन और आर्टिफिशियल प्रोपगेशन के अंदर बोर्ड्स में डिफरेंस पूछा जाता है। ठीक है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आप क्या लिख सकते हैं, जो नेचुरल तरीके से होता है। सर प्लीज दरवाजा बंद कर जाइए। ठीक है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन भाई नेचुरल डेवलपमेंट होता है, नेचर की वजह से हो रहा है, ऑटोमेटिकली हो रहा है। आर्टिफिशियल बेटा ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से होता है। ये बेटा प्लांट्स में नेचुरली हो रहा है, ये भाई हम लोग कर रहे हैं, इंसान कर रहे हैं ऐसा है आर्टिफिशियल को। ये बेटा रूट्स में अलग अलग जगह, रूट, स्टेम, लीव्स, यहाँ पे बेटा हमने क्या किया, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, कटिंग, टिश्यू कल्चर। क्लियर है, इस तरीके से बेटा आप डिफरेंस लिख सकते हैं। मैम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इसके ऊपर भी बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है कि भाई वेजिटेटिव प्रोपगेशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताओ। भाई एडवांटेज क्या है, फ्लावर एंड फ्रूट्स से और सीड बनते हैं भाई, इससे आप क्या कर सकते हो, दे बेयर फ्लावर एंड फ्रूट्स बिफोर देन दोस प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स। भाई कोई पौधा शुरू से सीड से बन रहा है,
एक फटाफट बन रहा है भाई, है ना, रूट से बन रहा है, स्टेम से बन रहा है, लीफ से बन रहा है। यहाँ पे बेटा इसका डिसएडवांटेज क्या है कि भाई आपको बहुत ज्यादा साइंटिफिक प्रोसेस लगानी पड़ती है। इट मेक्स पॉसिबल द रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट सच एज बनाना, ऑरेंज, रोज। ठीक है, इससे बेटा ऐसे पौधे भी बन जाते हैं जैसे बनाना, ऑरेंज, रोज। बनाना के पास तो सीड भी नहीं होते, बनाना रिप्रोडक्शन कर ही रहा है। ऑल प्लांट प्रोड्यूस्ड आर जेनेटिकली सेम। क्यों भाई? क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेम ही होंगे। पर दूसरा, एक लेस टाइम में अच्छी वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। डिसएडवांटेज क्या है? इट कैन नॉट बी अप्लाइड इन ऑल टाइप ऑफ प्लांट्स। बेटा हर पौधे में आप कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग नहीं कर सकते हो। इन सम प्लांट्स गेट इन्फेक्टेड, होल क्रॉप गेट्स इन्फेक्टेड। मान लीजिए भाई इस पौधे को इन्फेक्शन हुआ, अब इसका जो बच्चा पौधा पैदा होगा इसमें भी इन्फेक्शन, इसके बच्चे में भी इन्फेक्शन, उसके बच्चे में भी इन्फेक्शन, क्योंकि बेटा सेम जेनेटिक मटेरियल एकदम पास होता जा रहा है, कोई वेरिएशन ही नहीं है। इस वजह से अगर एक में इन्फेक्शन हुआ तो सब में इन्फेक्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। इन केस ऑफ ब्रेस्ट मोल्ड, स्पेशलाइज्ड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन। किसके अंदर बनते हैं वो? बेटा ये है स्पोरेंजियोफोर। ठीक है, स्पोरेंजियोफोर, स्पोरेंजियम, ये है स्पोरेंजियोफोर, ये है स्पोरेंजियम, और इस स्पोरेंजियम में होते हैं स्पोर्स। ठीक है, इसके अंदर होते हैं स्पोर्स। तो बेटा किसके अंदर होते हैं स्पोर्स? स्पोरेंजिया के अंदर होते हैं स्पोर्स। चलिए, स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ, ये किसकी टिप पे प्रेजेंट है? स्पोरेंजियोफोर की टिप पे। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। ये बोल रहे हैं भाई नीचे वेजिटेटिव प्रोपगेशन का डायग्राम दे रखा है, ये क्या है? बेटा ये है ब्रायोफाइलम की लीफ जिसके ऊपर होते हैं बड्स। चलिए, विच ऑर्गेनिजम्स शो रीजेनरेशन एंड बडिंग। बेटा मैंने बहुत कड़े शब्दों में बताया था, रीजेनरेशन एंड बडिंग करता है बेटा आपका प्यारा हाइड्रा। चलिए मूविंग ऑन टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैम ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो एग्जैक्ट कॉपी बन रही थी, जेनेटिकली भी सिमिलर थे, पेरेंट भी एक ही होता था, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं था, सिंपल प्रोसेस से ऑर्गेनिज्म बन रहा था। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा गैमीट्स चाहिए होते हैं, मेल भी चाहिए होता है, फीमेल भी चाहिए होता है। बोथ मेल एंड फीमेल प्रोड्यूस गैमीट्स। बोथ गैमीट्स बेटा फर्टिलाइजेशन भी करते हैं। ऑफस्प्रिंग्स में बेटा वेरिएशन भी होती हैं बिकॉज ऑफ डीएनए। चलिए भाई अब दो टाइप के सेल डिवीजन होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। ये बेटा आप लोग अपनी क्लास 9th में भी पढ़ के आते हो, बट फिर भी हम यहाँ पे एक रिवीजन करेंगे। माइटोसिस में बेटा एक सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड होता है, मियोसिस में एक सेल 4 डॉटर सेल में डिवाइड होता है। माइटोसिस इज इक्वल डिवीजन, यहां पे 46 क्रोमोसोम है, यहां भी 46 आएंगे। मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन, यहां 46 है तो यहां 23 हाफ हो जाता है, यहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। क्या डिफरेंस है? माइटोसिस में इक्वल डिवीजन है, 46 से 46, यहां पे हाफ हो रहे हैं, 46 से 23। यहां 2 ही डॉटर सेल बन रहे हैं, यहां 4 डॉटर सेल बन रहे हैं। ये बेटा आपके रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर मियोसिस होती है, या आपके नॉर्मल बॉडी सेल्स में माइटोसिस होती है। चलिए अब देखिए, फीमेल ने प्रोड्यूस किया एग, मेल ने प्रोड्यूस किया स्पर्म, दोनों ने बेटा फर्टिलाइजेशन किया, फ्यूजन किया, तो क्या बना? जाइगोट। क्या बना? जाइगोट। बेटा यहां से यहां अंडा बनने में हुई मियोसिस, यहां से यहां अंडा बनने में हुई मियोसिस, स्पर्म बनने में हुई मियोसिस। बेटा गैमीट्स बनने के लिए होता है मियोसिस, विच मीन्स हम ह्यूमंस हैं, हमारे पास 46 क्रोमोसोम है, पर स्पर्म में कितने होंगे? 23, हाफ। फीमेल के पास 46 क्रोमोसोम है, पर अंडे के पास कितने होंगे? 23। क्यों?
क्यों? क्योंकि भाई रिडक्शनल डिवीजन है मियोसिस। चलिए भाई, मेल फीमेल अंडा बनाती है, मेल स्पर्म बनाता है, फ्यूज होके जाइगोट बनता है और उससे एम्ब्रियो हमारा बच्चा बनता है। जाइगोट से एम्ब्रियो में बेटा माइटोसिस हो रहा है, ये ग्रो कर रहा है। अब देखो 46 से 46 क्रोमोसोम इक्वल डिवीजन हो रहा है। चलिए अब बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तुम्हें क्या लगता है सिर्फ ह्यूमंस का पढ़ोगे? नहीं बेटा, ह्यूमंस का भी पढ़ेंगे, पौधों का भी पढ़ेंगे। ह्यूमंस का भी पढ़ेंगे, पौधों का भी पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। मैम हम हमारी नॉर्मल भाषा में बोलें तो पौधे के पास फूल भी है, स्टेम भी है, लीफ भी है, रूट भी है। अरे भाई ये तो सबको पता है, पर फ्लावर के पास क्या क्या है वो देखते हैं। भाई फ्लावर के सबसे बाहर होती है सुंदर सुंदर पत्तियां, अलग अलग फूल में, किसी में ऑरेंज, किसी में येलो, किसी में पिंक। इन्हें कहते हैं बेटा पेटल्स। इन पत्तियों को कहते हैं पेटल्स। यहां से बेटा जो आप ये दो हरे रंग की देख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज सेपल्स। और अब हम बात करते हैं मेन पौधे की, दैट इज मेल और फीमेल की। मेल के पास होता है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज स्टेमन, एंथर एंड फिलामेंट। दिस इज द मेल पार्ट। मेल का पार्ट को बेटा एंड्रोशियम भी कहते हैं। यह है ऊपर वाला एंथर और ये नीचे वाला है फिलामेंट। फीमेल में बेटा होता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये स्टिग्मा, ये स्टाइल, ये ओवरी, इन तीनों को बेटा कहते हैं फीमेल पार्ट और गाइनोशियम। पिस्टल और कार्पल भी कहा जाता है। चलिए अब एक एक करके इसके मेल और फीमेल पार्ट को अच्छे से पढ़ेंगे। ये हमने देख लिया, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी को बेटा पिस्टल कहते हैं, एंथर और फिलामेंट को बेटा स्टेमन कहते हैं। चलिए पढ़ते हैं। मेल पार्ट के पास बेटा दो चीजें हमने देखी, ये है बेटा एंथर और ये है फिलामेंट। इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? स्टेमन कहते हैं। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे बेटा, ये एक फूल है और इसमें बहुत सारे, ये देख रहे हो, स्टेमन्स हैं। कितने सारे स्टेमन्स हैं, ठीक है। इन एंथर के अंदर बेटा बनते हैं पोलन ग्रेन। बेटा इस एंथर को अगर आप काटोगे, इसको ऐसे काटोगे और ऊपर से देखोगे तो आपको बेटा एंथर के अंदर दिखेंगे क्या? पोलन ग्रेन्स। एंथर क्या बनाता है? पोलन ग्रेन्स बनाता है बेटा। चलिए फीमेल पार्ट में क्या है? ये ऊपर वाला हिस्सा स्टिग्मा। स्टिग्मा क्यों बेटा? क्योंकि ये स्टिकी होता है। इस पर बेटा पोलन ग्रेन आकर चिपकता है। दिस इज कॉल्ड एज स्टाइल। दिस मोटक्कला पार्ट, ये मोटू पार्ट, इज कॉल्ड एज ओवरी। और इन तीनों को मिला के बेटा कहते हैं कार्पल या पिस्टल। क्लियर? स्टिग्मा ये चिपचिपा हिस्सा, स्टाइल और ये है नीचे ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। बेटा हर्माफ्रोडाइट बेटा वो पौधा होता है जिसके पास ये फीमेल भी है और मेल्स भी है। एंड्रोशियम क्या है? सिर्फ मेल पार्ट। गाइनोशियम क्या है? सिर्फ फीमेल पार्ट। चलिए अब हम दो टाइप के पौधे पढ़ेंगे, दैट इज दो टाइप के फ्लावर्स पढ़ेंगे, बायसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल। मैम बायसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल क्या होता है? बेटा बायसेक्सुअल वो होता है जिसके पास मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स हैं, विच मीन्स एंड्रोशियम भी है, गाइनोशियम भी है, विच मीन्स बायसेक्सुअल फ्लावर के पास फीमेल भी है और मेल भी है। पर यूनिसेक्सुअल में फीमेल फूल और मेल फूल अलग अलग होते हैं। चलिए देखते हैं इनके बारे में। मेल एंड फीमेल दोनों हैं, ठीक है। एक सिंगल फ्लावर में एंथर भी है, ओवरी भी है। एग्जाम्पल हैबिस्कस, रोज, पी, मस्टर्ड, टमाटो, ब्रिंजल, मैंगो। एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में सेपरेट फ्लावर है, मेल वाला स्टैमिनेट फ्लावर, फीमेल वाला पिस्टिल, क्योंकि पिस्टिल है पिस्टिलेट। मेल के पास स्टेमन है, स्टैमिनेट फ्लावर। एग्जाम्पल पपाया, कोकोनट, कुकुम्बर, वाटरमेलन, मेज, कैस्टर बीन,
व मस्क मेलन। ठीक है, दोनों के एग्जाम्पल याद कर लिए। अब मैम यार पौधे तो मैम चल ही नहीं पाते, फिर पोलन ग्रेन ओवरी के पास पहुंचता कैसे है? हवा के झोंके से? नहीं बेटा, पॉलिनेशन से। पॉलिनेशन बेटा एक प्रोसेस होती है जिसमें पोलन ग्रेन अपनी दुल्हनिया के पास जाता है कि आजा दुल्हनिया, है ना। ठीक है, दुल्हनिया के पास पहुंचता है। अब बेटा अलग अलग तरीके से पहुंचेगा, हवा से पहुंच सकता है, पानी से पहुंच सकता है, इंसेक्ट्स के थ्रू पहुंच सकता है। इंसेक्ट के पाँव में पोलन ग्रेन चिपक गया, इंसेक्ट पहुंचा देगा, इंसेक्ट पॉलिनेशन। हवा से पॉलिनेशन हुआ, एयर पॉलिनेशन। ठीक है, इस तरीके से बेटा पोलन पास होता है। अब दो शब्द आते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ मतलब अपने घर में ही पॉलिनेशन कर लेता है, यही पोलन बना और यही अपनी, ये रहा मेल और ये रही फीमेल, ये मेल के पोलन बेटा इसी पर गिर गए फीमेल पे, विच मीन्स ऐसा बेटा बाइसेक्सुअल फ्लावर में होता है, जब सेम प्लांट के अंदर ही अपने आप पॉलिनेशन हो गया। इस फूल का पोलन इसी फूल के स्टिग्मा पर गिर गया, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, इट इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। क्लियर? फिर भाई क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? मान लीजिए दिस इज पौधा नंबर 1 एंड दिस इज पौधा नंबर 2। यहां से पोलन ग्रेन्स बेटा इंसेक्ट के थ्रू इसके स्टिग्मा पे पहुंचे, एक पौधे से दूसरे पौधे पे पहुंचे, क्रॉस पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, एक पौधे से दूसरे पौधे पे फ्लावर तक पहुंच रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन देखा, एक ही पौधे में हो रहा है, क्रॉस में एक पौधे से दूसरे पौधे पे हो रहा है। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के बीच में भी डिफरेंस आता है। सेल्फ पॉलिनेशन में भाई ना हवा चाहिए ना पानी चाहिए, अपने पौधे में ही तो गिर रहा है पोलन। पर भाई क्रॉस पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट चाहिए, एयर चाहिए या विंड चाहिए, तभी तो दूसरे पौधे तक पहुंचेगा पोलन। यही तरीके से बेटा डिफरेंस लिखे हुए हैं, इन डिफरेंसेस का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप इजीली इनके बारे में लिख सकें। अब मैम फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? मान लीजिए ये रही फीमेल, ये रहे इसके ओव्यूल्स ओवरी के अंदर, पोलन ग्रेन यहां पहुंचा। पोलन ग्रेन बेटा जैसे यहां पहुंचता है वो बनाता है पोलन ट्यूब, वो बनाता है पोलन ट्यूब, और इस पोलन ट्यूब से बेटा पोलन जो है अंदर जाता है और यहां पे होता है बेटा ओवरी में फर्टिलाइजेशन। ये देखिए, ये रहा पोलन ग्रेन, ये बनाया पोलन ट्यूब, ये ओवरी में गया और यहां होगा बेटा फर्टिलाइजेशन, यहां होगा फर्टिलाइजेशन। ठीक है, चलिए मैम फर्टिलाइजेशन होने से क्या बनता है? फर्टिलाइजेशन होने से क्या बनता है भाई? बनता है आपका सीड। ठीक है, ओव्यूल बेटा डेवलप्स इनटू अ टफ कोट एंड भाई ओव्यूल बनाता है आपका सीड। सीड क्या होता है भाई? दाना। सीड बेटा ऐसे उगता है, सीड में ऊपर की तरफ जो उगता है विच इज कॉल्ड एज शूट और प्लिम्यूल, और नीचे जो उगता है इज कॉल्ड एज रूट और रेडिकल। ठीक है, ये देखिए प्लिम्यूल जो आगे जाके स्टेम बनाएगा, शूट दैट इज द रेडिकल पार्ट जो आगे जाके रूट बनाएगा। इसका अगर एग्जाम में डायग्राम आता है, डॉट यही डायग्राम बनाओ, लिखो कि भाई ये है सीड कोट जो सीड को प्रोटेक्ट करता है, प्लिम्यूल जो बेटा आगे जाके स्टेम बनाएगा, रेडिकल जो आगे जाके रूट बनाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड एज कॉटिलीडन, जहां पे बेटा फूड का स्टोरेज होता है, फूड स्टोर होता है। दीज आर पार्ट्स ऑफ सीड जो ड्रॉ करने भी आते हैं बोर्ड एग्जाम में और इनके बारे में लिखने भी आता है। अब बेटा दो टाइप के पौधे होते हैं, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स, और इनके दो टाइप के सीड बनते हैं। मोनोकॉट सीड एक ही कॉटिलीडन होता है, डाइकॉट सीड माने दो कॉटिलीडन होते हैं। मोनोकॉटिलीडन में एक ही कॉटिलीडन, डाइकॉटिलीडन में दो कॉटिलीडन। यहां पे बेटा एम्ब्रियो इज प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ द सीड, सेंटर ऑफ सीड में एम्ब्रियो है, यहां बेटा कॉर्नर ऑफ सीड में प्रेजेंट होता है।
रेडिकल एंड प्लीम्यूल आर नॉट कवर्ड बाय प्रोटेक्शन शीट। यहां बेटा इनके ऊपर कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं है, यहां भाई इनके ऊपर प्रोटेक्टिव शीट प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल ऑफ मोनोकॉट्स रोज, मैंगो, एप्पल, पी, ग्राउंडनट, ग्राम। डाइकॉट के एग्जाम्पल राइस, मेज, व्हीट, शुगर केन एंड अनियन। डिफरेंस के साथ बेटा एग्जाम्पल्स को याद रखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन? स्पर्म, पोलन ग्रेन, ओवम? नहीं, जाइगोट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड बाय मेल पेरेंट? स्पर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर? भाई यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन सा है इनमें से? फटाफट से याद करेंगे। बेटा आप लोगों को पढ़ाया था मैम, हमें तो याद ही कहां रहता है। वापस देखेंगे बेटा, वापस देखेंगे, भूल जाते हैं मैम। यूनिसेक्सुअल फ्लावर बेटा बाइसेक्सुअल में हाइबिस्कस आता है, रोज आता है, पी आता है, मस्टर्ड आता है, टमाटो आता है। किसमें? यूनिसेक्सुअल में पपाया और कोकोनट आते हैं। मुझे पता है एग्जाम्पल्स हम क्वेश्चन देखते ही भूल जाते हैं, क्वेश्चन देखते ही एग्जाम्पल भूल जाते हैं। ये तीनों बेटा बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, ओनली कोकोनट इज यूनिसेक्सुअल। चलिए, अब भाई प्लांट्स का रिप्रोडक्शन पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। मतलब मेल से स्पर्म आया, फीमेल से अंडा आया और वो फ्यूज हुए। ठीक है, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बेटा जिसमें कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज होता है। ह्यूमंस में बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों होता है? मेल और फीमेल प्रेजेंट है। विविपैरस होते हैं बेटा, हम लोग अंडा नहीं देते, वी गिव बर्थ डायरेक्टली, विच इज कॉल्ड एज विविपैरस। हम में बेटा रिप्रोडक्टिव इवेंट्स शुरू होते हैं प्यूबर्टी में। एक उम्र आने के बाद ही कहते हैं ना अब लड़का जवान हो गया हमारा, लड़की जवान हो गई हमारी। जब बेटा लड़कों के दाढ़ी आती एकदम भारी आवाज हो जाती है, राइट? Why does body show sexual maturation at age around 11 और 13? ऐसा क्यों होता है कि जब भी लड़का या लड़की 11 से 13 साल के बीच में आते हैं तब वो काफी मेच्योर होने लगते हैं उनके बॉडी पार्ट्स। फीमेल का ब्रेस्ट साइज बढ़ने लगता है, ठीक है, मेल्स के अंदर बियर्ड आने लगती है, एडम्स एप्पल प्रोमिनेंट होता है, आवाज भारी हो जाती है। द प्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल्स टू पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये जर्म सेल्स प्रॉपर बनने शुरू होते हैं। रेट ऑफ जनरल बॉडी ग्रोथ स्लो डाउन एंड मेच्योरेशन शुरू होता है। द पीरियड ड्यूरिंग अडोलेसेंस इज कॉल्ड एज प्यूबर्टी। अब भाई फीमेल में और मेल में प्यूबर्टी के दौरान क्या होता है? मेल में बेटा प्यूबर्टी फीमेल से थोड़ा देरी से आती है, मेल में 11 से 14 साल की एज में आती है। उसमें हेयर उगने लगते हैं अंडर आर्म्स में, जेनाइटल एरिया में, पेनिस का साइज बढ़ जाता है, स्पर्म्स का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, शोल्डर्स थोड़े चौड़े हो जाते हैं, वाइड हो जाते हैं, वॉइस काफी डीपन हो जाती है। क्यों? क्योंकि एडम्स एप्पल आ जाता है, प्रोमिनेंट हो जाता है। फीमेल में भी बेटा हेयर आते हैं अंडर आर्म्स में, जेनाइटल एरियाज में, ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज होता है, निप्पल के आसपास का एरिया डार्क होने लगता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं, वाइडनिंग ऑफ हिप्स होनी शुरू हो जाती है फीमेल्स में विद एज। चलिए, अब भाई गैमीट, मेल गैमीट होता है स्पर्म, फीमेल गैमीट होता है एग। चलिए डिफरेंस पढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म बनने की प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अंडा बनने की प्रोसेस, ओवा बनने की प्रोसेस को कहते हैं oogenesis। स्पर्म कहां बनता है बेटा? टेस्टिस के अंदर बनता है। अंडा कहां बनता है? ओवरी में बनता है। स्पर्म के पास बेटा पूंछ है इसलिए मोटाइल है, ओवरी के पास मोटाइल नहीं है, नॉन मोटाइल। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स बेटा एक बारी में सिक्रीट होते हैं और भाई पर फीमेल में एक ही अंडा बनता है हर महीने। ओनली 1 ओवा इज रिलीज्ड पर मंथ, हर महीने में एक ही अंडा बनता है, ठीक है। दिस इज अ स्पर्म, दिस इज अ एग। अब होता क्या है, मेल और फीमेल ने यहां स्पर्म बनाया, इन्होंने एग बनाया, जाइगोट बना, जाइगोट से बेटा एम्ब्रियो बना और ये बेटा ग्रोथ करके एक बच्चा बनाता है, दैट इज अ बेबी। चलिए पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्कूल में तो बहुत मजा आता है सबको पढ़ने में, है ना।
मैम रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ गया, अब भाई ये तो अच्छे से पढ़ लो एटलीस्ट। अब मेल में बेटा हम क्या क्या देख रहे हैं, दिस इज बेटा स्क्रोटम। स्क्रोटम इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो बाहर की तरफ होता है, और पेनिस भी बेटा बाहर की तरफ होती है। स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होती हैं टेस्टिस। स्क्रोटम में क्या होती हैं, टेस्टिस। टेस्टिस बेटा दो होती हैं, विच मीन्स अगर ये स्क्रोटम है तो एक ये रही टेस्टिस, एक टेस्टिस ये रही। हम क्योंकि लेटरल सेक्शन देख रहे हैं, हमें एक ही टेस्टिस नजर आ रही है। टेस्टिस के ऊपर बेटा ये चिपका हुआ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एपिडिडाइमस। क्या कहते हैं इसको, एपिडिडाइमस। या बेटा टेस्टिस में स्पर्म्स बनते हैं। स्पर्म एपिडिडाइमस से ये एक ट्यूब निकल रही है वास डिफरेंस, इसके थ्रू होते हुए पेनिस से स्पर्म्स बाहर निकल जाते हैं। पर भाई मेल्स के अंदर क्या होता है, सिर्फ स्पर्म बाहर नहीं आता है, स्पर्म के साथ कुछ और सिक्रीशंस भी बाहर आते हैं। वो होते हैं बेटा कुछ ग्लैंड्स के सिक्रीशन। यहां पर कौन कौन सी ग्लैंड है, प्रोस्ट्रेट ग्लैंड है, ठीक है, सेमिनल वेसाइकल ग्लैंड है, यहाँ पे बल्बो यूरेथ्रल, यहाँ पे 3 ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, देख रहे हो तुम ग्लैंड्स प्रेजेंट है। ये भी बेटा सिक्रीशन डालती हैं अपना इस ट्यूब के अंदर, तो स्पर्म के साथ इन ग्लैंड्स का भी सिक्रीशन बाहर निकलता है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या क्या है। दिस इज अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये देख सकते हैं आप, 2 टेस्टिस हैं, ये ऊपर जो है एपिडिडाइमस है बेटा, टेस्टिस के ऊपर ही चिपका होता है ऐसे। यहां से बेटा स्पर्म बनता है टेस्टिस के अंदर, वो यहां से वास डिफरेंस से होते हुए ये पेनिस से बेटा बाहर निकलने की तैयारी में होता है। पर यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो अपना सिक्रीशन देती हैं, किसको, स्पर्म को। आइए एक एक करके चीजें पढ़ते हैं। स्क्रोटम क्या है बेटा, ये एक पाउच है जिसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं। मैम ये टेस्टिस लड़कों की बॉडी के बाहर क्यों हैंग करती हैं, क्योंकि बेटा स्पर्म बनने के लिए बॉडी को टेम्परेचर थोड़ा कम चाहिए होता है, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस बॉडी के टेम्परेचर से कम चाहिए होता है। इसलिए जो टेस्टिस हैं वो भाई स्क्रोटम में बाहर की तरफ बॉडी में प्रेजेंट होती है, ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके, स्पर्म बन सके। टेस्टिस क्या होती है बेटा, जो स्पर्म बनाती हैं और हार्मोन बनाती हैं, टेस्टोस्टेरोन। इसलिए बेटा टेस्टिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेल्स। टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, बेटा क्या होता है, आपकी टेस्टिस के अंदर ही, आपकी टेस्टिस के अंदर ही ऐसे छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स होते हैं, उन्हें कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और टेस्टिस के अंदर इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बनता है। एपिडिडाइमस क्या है, मैंने आपको बताया था टेस्टिस के ऊपर बेटा ऐसे एक चीज चिपकी हुई है, दिस इज कॉल्ड एज एपिडिडाइमस। अभी दिखाया भी था, ये है टेस्टिस, इसके ऊपर ये चिपका हुआ है, दिस इज एपिडिडाइमस। क्लियर। एपिडिडाइमस क्या करता है, स्पर्म्स को स्टोर करता है। यहां बेटा स्पर्म्स बने, ये स्पर्म्स को टेम्पररी स्टोर करता है। फिर वास डिफरेंस क्या है भाई, ये है टेस्टिस, टेस्टिस के ऊपर है एपिडिडाइमस, और यहां से बेटा एक ट्यूब निकलती है जिसे कहते हैं वास डिफरेंस। ये बेटा स्पर्म को कैरी करती है यूरेथ्रा तक, बाहर निकालने तक स्पर्म को कैरी करती है। यूरेथ्रा क्या है बेटा, आपको दिखाते हैं यूरेथ्रा क्या है। ये बेटा पेनिस के अंदर ये जो ट्यूब जा रही है, पेनिस के अंदर जो ये ट्यूब जा रही है, दिस इज कॉल्ड एज यूरेथ्रा। इधर से ही बेटा यूरिन भी निकलता है, इधर से ही स्पर्म भी निकलता है, विच इज कॉल्ड एज यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेथ्रा क्या है, जहां से कॉमन पैसेज फॉर सीमन एंड यूरिन। पेनिस क्या है बेटा, पेनिस एक ऐसा ऑर्गन है मेल का जो सेक्सुअल इंटरकोर्स करने में हेल्प करता है, मेल की बॉडी से स्पर्म्स को फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक पहुंचाता है। तो पेनिस बेटा डिपॉजिट स्पर्म्स इनटू वेजाइना ड्यूरिंग इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन मतलब इंसर्शन ऑफ पेनिस इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। कॉमन पैसेज ऑफ यूरिन एंड सीमन,
भाई कहां से निकलता है? यूरेथ्रा। ये है बेटा पेनिस, पेनिस के अंदर ही होता है यूरेथ्रा, ठीक है, दिस इज यूरेथ्रा, कॉमन पैसेज होता है मेल्स में। सीमन क्या होता है बेटा? सीमन का मतलब सिर्फ स्पर्म नहीं होता, जो बेटा लड़कों के व्हाइट कलर का डिस्चार्ज निकलता है पेनिस में से, दैट इज स्पर्म प्लस सेमिनल वेसिकल, सॉरी सेमिनल प्लाज्मा, सॉरी मैम सेमिनल प्लाज्मा क्या होता है बेटा? सेमिनल प्लाज्मा होता है ग्लैंड्स का सिक्रीशन, क्योंकि मेल्स में बेटा सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्ट्रेट और कॉपर्स करके 3 ग्लैंड्स होती हैं, इनका सिक्रीशन प्लस स्पर्म्स मिलाकर बनाते हैं सीमन। मिलाकर क्या कहलाते हैं? ये मिलाकर कहलाते हैं बेटा सीमन, विच मीन्स यहां देखिए आप, स्पर्म के साथ इन ग्लैंड्स का भी सिक्रीशन जब मिल जाता है उसे बेटा कहते हैं सीमन, उसे क्या कहते हैं? सीमन। चलिए एक सेकेंड रुकेंगे। स्पर्म्स बेटा कहां प्रोड्यूस होते हैं? मैंने आपको बताया था, ये है आपकी टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर बेटा होते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। टेस्टिस में क्या होते हैं? सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, ऐसे छोटे छोटे टिब्यूल्स होते हैं, इनके अंदर बेटा स्पर्म बनता है, इनके अंदर स्पर्म बनता है और वो कहां जाता है? एपिडिडाइमस के पास, और यहां से बेटा वास डिफरेंस आती है, ठीक है। ये स्पर्म बनते हैं टेस्टिस में, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में, यहां से बेटा ये स्पर्म इधर से वास डिफरेंस से होते हुए बाहर यूरेथ्रा से पेनिस के थ्रू बाहर निकलता है। चलिए आते हैं, शुरुआत करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। बाय फीमेल के पास होती हैं 2 ओवरी, ठीक है मैम। इधर बेटा यूट्रस से कनेक्ट करता है ओवरी को फैलोपियन ट्यूब, और फैलोपियन ट्यूब को ही कहते हैं ओविडक्ट। इस ओवरी को यूट्रस से कनेक्ट करने वाली को कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। बेटा बच्चा जिसमें पलता है इज कॉल्ड एज यूट्रस, और दिस इज कॉल्ड एज यूट्रस के इस कोने वाले पार्ट को कहते हैं सर्विक्स, एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज वेजाइना, ठीक है। अब होता क्या है बेटा? एग आया, स्पर्म आया, फ्यूज होके बना जाइगोट, ये जाइगोट बेटा यूट्रस में जाके क्या होता है? इम्प्लांट होता है। इम्प्लांट मतलब बेटा ये चिपक जाता है यूट्रस में जाके, और फिर बेटा क्या होता है? बच्चे का डेवलपमेंट होता है, बच्चा डेवलप होता है, फिर बेटा बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, डिलीवरी हो जाती है, चाइल्ड डिलीवरी हो जाती है, बच्चा धीरे धीरे यूट्रस में बड़ा होता है, फिर बेटा उसकी डिलीवरी हो जाती है, ठीक है। चलिए अब हम पार्ट्स पढ़ते हैं। सर्विक्स क्या है बेटा? ये वो रीजन है जो यूट्रस से वेजाइना को सेपरेट करता है, जिसमें से ये देखिए, ये है सर्विक्स बेटा जो यूट्रस से वेजाइना को सेपरेट कर रहा है, ठीक है मैम। डायलेट्स ड्यूरिंग बर्थ, ये बेटा खुलता है बर्थ के दौरान ताकि बच्चा इजिली, ताकि बच्चा, ये बेटा खुलता है ताकि बच्चा इजिली बाहर निकल सके, ठीक है मैम। वेजाइना क्या होती है बेटा? ये एक पैसेज है जहां से स्पर्म अंदर आते हैं और ब्लड फीमेल का बाहर निकलता है। बेटा फीमेल के पीरियड्स आते हैं जब ब्लीडिंग होती है, तो उस वेजाइना से पीरियड्स दैट इज खून बाहर आता है, और उस वेजाइना के थ्रू ही स्पर्म जो है फीमेल के यूट्रस या बॉडी के अंदर जाते हैं। ओवरीज क्या होते हैं? ओवरीज बेटा अंडा बनाते हैं, दैट इज ओवा बनाते हैं और हॉर्मोन्स बनाते हैं, ओवा बनाते हैं और हॉर्मोन्स बनाते हैं। फैलोपियन ट्यूब क्या है बेटा? ये वो पार्ट है जो ओवरी को यूट्रस से कनेक्ट करता है और इसी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा यहां पर अंडा बनता है, ये देखो ध्यान देंगे, यहां पे ये अंडा बनता है और ये फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। इस फैलोपियन ट्यूब तक बेटा
ये स्पर्म जो है ये फैलोपियन ट्यूब तक आता है और यहीं पे बेटा फर्टिलाइजेशन होता है, यहीं पे बेटा फर्टिलाइजेशन होता है, समझे? यहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है। फिर बेटा ये जाइगोट यहां आके यहां यूट्रस में चिपक जाता है और बच्चे में डेवलप होता है। तो अगर कोई पूछ ले कि व्हाट इज द साइट ऑफ डेवलपमेंट या साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब को ही ओविडक्ट कहते हैं। यूट्रस को बेटा वूम्ब भी कहते हैं। यूट्रस बेटा एक पियर शेप्ड ऑर्गन है जिसके अंदर बेटा बच्चा पलता है, इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है। इम्प्लांटेशन क्या होता है? जब बेटा बच्चा यूट्रस में चिपक जाता है, कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन, और बच्चा बेटा यहां डेवलप होता है, बच्चा यहां क्या होता है? डेवलप होता है। और यही बेटा यूट्रस की ही लाइनिंग, अगर मान लो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है तो यही लाइनिंग बेटा टूट के ब्लड के फॉर्म में बाहर गिरती है, विच इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुएशन। चलिए अब हम बात करते हैं प्लेसेंटा क्या होती है। मैम हमेशा से सुना है बचपन से, एक माँ और बच्चे के बीच में एक अटूट कनेक्शन होता है जिसे कहते हैं प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा बेटा एक कनेक्शन है मदर और फीटस के बीच का। अब ये कैसी दिखती है? ये है बेटा बच्चा, ये है अम्बेलिकल कॉर्ड, ये क्या है? अच्छा लेबलिंग हो रखी है। ये जो आप पूरी ये देख रहे हैं दिस इज अम्बेलिकल कॉर्ड, इसमें सिर्फ बच्चे का खून होता है। ये अम्बेलिकल कॉर्ड बेटा जाके कनेक्ट होती है दिस डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा। इस डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर को कहते हैं प्लेसेंटा। इधर से बेटा ये मदर के यूट्रस से और बच्चे से ये कनेक्टेड होता है। यहीं से बेटा मदर कुछ चीजें जैसे ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स बच्चे को भेजती हैं और यहां से बेटा बच्चे का जो बॉडी वेस्ट है वो मदर के यूट्रस के थ्रू बाहर निकलता है। तो प्लेसेंटा क्या है बेटा? एक डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर है, इसके अंदर विलाय होते हैं। मैं अगर आपको एक बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं, तुम ना हंसो, तो बेटा ये है एक बच्चा, ठीक है, ये है मदर का यूट्रस की ये लाइनिंग है, मान लीजिए दिस इज ये यूट्रस की जो है लाइनिंग है। अब बच्चे का अम्बेलिकल कॉर्ड है और अम्बेलिकल कॉर्ड से निकलती है प्लेसेंटा। दिस डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर ये है बेटा प्लेसेंटा। ये ऐसे मदर से कनेक्शन होता है प्लेसेंटा के थ्रू, ये मदर है, ऐसा बेटा कनेक्शन बिठाती है प्लेसेंटा। आई नो ये बहुत कॉमेडी स्ट्रक्चर लग रहा होगा बट बेटा ये दिस इज अम्बेलिकल कॉर्ड एंड दिस इज प्लेसेंटा। यहीं से बेटा मदर और बच्चे के बीच में एक्सचेंज होता है। इट कंटेन्स विलाई, आप देख सकते हैं यहां पर क्या है? विलाई है। एम्ब्रियो साइड पे, बच्चे की साइड पे यहां विलाई है ना। ब्लड स्पेस होती है जहां से क्या होता है? डिफ्यूजन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, diffusion of oxygen and excretion of nitrogenous waste, which means भाई मदर क्या करती है? मदर बेटा बच्चे को ऑक्सीजन देती है, खाना देती है और बच्चा अपना कचरा जो है बॉडी का निकाल के इधर मदर की तरफ देता है। क्लियर है? प्लेसेंटा के ऊपर बेटा शॉर्ट नोट आ जाता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। डैश हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम मदर्स ब्लड टू ग्रोइंग एम्ब्रियो। अभी पढ़ा प्लेसेंटा। Which of the following is not associated with female reproductive system? वास्ट डिफरेंस बेटा मेल्स में होती है। Which of the following is a site of fertilization? फैलोपियन ट्यूब, मैंने आपको बताया था वहीं पे स्पर्म आता है। चलिए what happens when the egg is not fertilized? मान लो भाई जो हमारा अंडा है उसको स्पर्म जी आकर फर्टिलाइज नहीं कर पाए, अब फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हुई। अगर फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है तो क्या होगा भाई? ये जो यूट्रस की जो लेयर है ये टूट के बेटा ब्लड के फॉर्म में बाहर गिरेगी। ये क्यों होती है बेटा? ये गद्देदार लेयर होती है ताकि बच्चा इसमें आराम से सो सके, बन सके। पर अगर बच्चा बन ही नहीं रहा है तो ये यूट्रस की लेयर जो होती है ना टूटती है, टूट के बाहर गिरती है,
जिसको हम कहते हैं पीरियड्स। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है? व्हेन यूटेराइन लाइनिंग ब्रेक और जो आपका एग जो फर्टिलाइज नहीं हुआ है उसकी ब्लीडिंग होती है एंड विच इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुएशन। बेटा हर फीमेल को पीरियड्स एक एज में आते हैं, प्यूबर्टी में 11 से 12 साल की उम्र में पीरियड्स आते हैं। जब बेटा पीरियड्स शुरू होते हैं उसे कहते हैं मेनार्क। पर बेटा एक फीमेल को पूरी जिंदगी पीरियड्स नहीं आते, उसके पीरियड्स एक समय के बाद रुक जाते हैं जिसे कहते हैं मीनोपॉज। जिसे क्या कहते हैं? मीनोपॉज, विच कम्स अराउंड 50 इयर्स ऑफ एज। एक फीमेल के पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं। स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या कहते हैं? मेनार्क। रुकने को क्या कहते हैं? मीनोपॉज। भाई मैम रोल ऑफ हॉर्मोन्स क्या है? चलिए बेटा कुछ 4 इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। भाई टेस्टोस्टेरोन एक मेल का हार्मोन है जो बेटा मेल्स में दाढ़ी आना, स्पर्म बनना, ठीक है, रिप्रोडक्टिव मतलब शरीर में वो ऐसी आवाज आना, एकदम भारी लड़के वाली आवाज आना, दाढ़ी वाड़ी आना, इस हार्मोन की वजह से आती है। एस्ट्रोजन बेटा बाकी तीनों ये हार्मोन मेल का है, बाकी तीनों हार्मोन फीमेल के हैं। एस्ट्रोजन ये बेटा डेवलपमेंट ऑफ अंडा दैट इज ओवा के डेवलपमेंट में मदद करता है और पीरियड्स में मदद करता है। ऑक्सीटोसिन ये बेटा एक ऐसा हार्मोन है जो बच्चा डिलीवरी के समय काम करता है, बच्चे की डिलीवरी और दूध बाहर निकलने में मदद करता है, ठीक है, इट हेल्प्स इन डिलीवरी, इसलिए इसको बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। प्रोलैक्टिन बेटा दूध बनाने के काम आता है। भाई अब कहते हैं ना लोग कि यार ये तो भगवान का चमत्कार है कि जैसे एक बच्चा पैदा होता है एक फीमेल की बॉडी से दूध निकलने लगता है। अरे भाई दूध बनाता कौन सा हार्मोन है? प्रोलैक्टिन, ठीक है। चलिए, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी? सुना है मूवीज में लड़कियों को कहते हैं पुश पुश पुश, बच्चे को बाहर धक्का दो धक्का दो धक्का दो। अरे धक्का कैसे दो भाई? धक्का कैसे आता है? यूट्रस ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, किसकी वजह से करता है? ऑक्सीटोसिन बर्थ हार्मोन की वजह से। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? भाई ऐसा हार्मोन है जो स्पर्म सेल्स बनवाता है। यस। चलिए अब बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। भाई ऐसा कहते हैं हेल्थ मतलब होता है व्हेन अ पर्सन इज सोशली एक्टिवली हर तरीके से फिजिकली मेंटली हेल्दी। पर भाई रिप्रोडक्टिवली हेल्दी क्या होता है? कि एक मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी हेल्दी हों, वो बच्चा पैदा करने लायक है कि नहीं है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी हेल्दी हों, राइट। तो भाई एसटीडीज क्या होती है, इस पे शॉर्ट नोट आता है। एसटीडी होती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। भाई जब मेल और फीमेल सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो कई बार मान लो कोई इन्फेक्शन मेल को है तो वो फीमेल को हो जाता है, फीमेल को है तो मेल को हो जाता है। मतलब वो इन्फेक्शन बेटा जो सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से फैलते हैं। डिजीज विच कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स इज नोन एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और एसटीडी। एग्जाम्पल, बैक्टीरिया वाली डिजीज है सिफिलिस और गोनोरिया, वायरल डिजीज है एड्स। ये बेटा सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसटीडी? भाई कैंसर नहीं है, एड्स और सिफिलिस आर एसटीडीज। चलिए, प्रेगनेंसी एंड एसटीडी कैन दे बी प्रिवेंटेड? क्या आप प्रेग्नेंट होना रोक सकते हो? क्या आप ये जो बीमारियां होती हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्हें रोक सकते हो? हाँ जी मैम रोक सकते हैं, बिल्कुल रोक सकते हैं। कैसे? कॉन्ट्रासेप्शन। मान लीजिए भाई एक फीमेल के ऑलरेडी 2 बच्चे हैं और वो तीसरा बच्चा नहीं करना चाहती। मान लीजिए एक फीमेल के एक बच्चा हो गया है पर वो दूसरा बच्चा 5 साल बाद करना चाहती हैं, तो वो कैसे अपनी प्रेगनेंसी को रोकेंगी? दैट इज विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। बेटा ये मेथड्स हैं जो प्रेगनेंसी को रोकते हैं, प्रिवेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और 2 बच्चों के बीच में गैप देने के काम आते हैं। 2 टाइप के होते हैं, टेम्पररी मेथड एंड परमानेंट मेथड। टेम्पररी मेथड बेटा इनमें आते हैं बैरियर मेथड, आईयूडी एंड हार्मोनल मेथड, और ये रिवर्सिबल है। मतलब अगर फीमेल इन मेथड्स को यूज नहीं करेगी तो वो ऑटोमेटिकली वापस प्रेग्नेंट हो सकती है। पर बेटा अगर किसी ने सर्जरी ही करा ली या अबॉर्शन ही करा लिया तो फिर कैसे वापस बच्चा पैदा होगा, राइट। चलिए, तो भाई बैरियर मेथड में हम क्या करते हैं, स्पर्म को अंडे तक पहुंचने से
रोक देते हैं, बैरियर लगा देते हैं। कैसे बेटा? फिजिकल बैरियर्स होते हैं जैसे कॉन्डम्स। मैम मेल के भी और फीमेल के क्या दोनों के कॉन्डम्स आते हैं? बिल्कुल बेटा, दिस इज कॉल्ड एज फेमिडोम। दिस इज अ फीमेल कॉन्डम जो बेटा यहां पर ये देख सकते हैं आप इंसर्ट किया हुआ है। और मेल कॉन्डम्स तो बेटा नॉर्मली कॉमनली नोन होते हैं मेल कॉन्डम्स। ठीक है, फिर मैम ये सर्वाइकल कैप्स एंड डायफ्राम्स क्या हैं? ये बेटा कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं जो सिर्फ फीमेल्स यूज कर सकती हैं। ये बेटा ऐसे डायफ्राम है, इसको आप फीमेल के वेजाइना में फिट करते हैं। सर्वाइकल कैप को सर्विक्स सर्वाइकल कैनाल में फिट करते हैं, ताकि बेटा अगर स्पर्म आएगा तो वो इसी में फंस जाएगा, वो इन्हीं में फंस जाएगा। अब अगर यहां स्पर्म आएगा तो वो इसी के अंदर फंस जाएगा, समझे? इसलिए बेटा फीमेल कॉन्डम्स भी आते हैं और फीमेल कॉन्डम्स भी एसटीडी से प्रिवेंट करते हैं। तो भाई कॉन्डम्स का क्या काम होता है? प्रेगनेंसी भी रोकते हैं और एसटीडी भी। और याद रखना कॉन्डम्स बेटा एक लौता ऐसा तरीका है जिससे प्रेगनेंसी तो रुकती ही है बट एसटीडीज रुकती हैं। अगर किसी को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचना है तो यूज ऑफ कॉन्डम्स इज द ओनली मेथड। ठीक है, फिर आते हैं हार्मोनल मेथड। बहुत लोगों ने सुना होगा अलग अलग टाइप की पिल्स आती हैं, आई पिल, सहेली। दीज आर द पिल्स बेटा अगर फीमेल इन्हें खाती है तो वो प्रेग्नेंट नहीं होती है। ठीक है, दीज कैटेगरी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स ये बॉडी में हार्मोनल बैलेंस को चेंज कर देती हैं, जिसकी वजह से बेटा एग आर नॉट रिलीज्ड और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। इन पिल्स को बेटा ओरली खाते हैं पानी के साथ। इनके साइड इफेक्ट है मूड स्विंग होना, पेट में दर्द होना, उल्टी आना, सर दर्द होना। ये पिल्स खाकर बेटा इन पिल्स के अंदर हॉर्मोन्स होते हैं जिसकी वजह से फीमेल को मूड स्विंग्स होते हैं। ठीक है, पीरियड्स भी कई बार इरेगुलर हो जाते हैं, पेन होता है एब्डोमेन में, बट ये प्रेगनेंसी रोक देती हैं। ठीक है, देन आती है आईयूडीज। बेटा आईयूडी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, इनमें कॉन्ट्रासेप्टिव्स में, इनके ऊपर बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। दीज डिवाइसेस रिलीज, अब मैं आपको पहले बताती हूं होता क्या है। बेटा ये कुछ ऐसे दिखती हैं, इनको डॉक्टर या नर्स पकड़ते हैं और इनको बेटा यूट्रस के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। क्या करते हैं? इनको इंसर्ट कर देते हैं ऐसे। अब ये यूट्रस में इंसर्ट होने के बाद अगर कॉपर वाली है तो ये कॉपर रिलीज करती है यूट्रस में, ताकि अगर स्पर्म आए तो स्पर्म वहीं मर जाएगा, वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि भाई कॉपर रिलीज कर रखा है बहुत सारा जो स्पर्म को मार देगा। क्लियर? तो आईयूडी बेटा दो टाइप के होते हैं, या तो कॉपर रिलीज करेंगे या हार्मोन रिलीज करेंगे। कॉपर रिलीज करेंगे अगर यूट्रस में तो स्पर्मिसाइडल, स्पर्म को मार देंगे, इम्प्लांटेशन नहीं होने देंगे। हार्मोनल आईयूडी बेटा यूट्रस में हार्मोन्स रिलीज करते हैं, प्रिवेंट इम्प्लांटेशन। ठीक है, प्रिवेंट एग फॉर्मेशन, ये आप अवॉइड करिए। ठीक है, वो इम्प्लांटेशन नहीं होने देते, अंडा नहीं बनने देते। ठीक है, जैसे बेटा ये वाला आईयूडी कॉपर रिलीज कर रहा है, एक हार्मोनल आईयूडी जो होता है अंदर जाके हार्मोन्स रिलीज करता है। ठीक है, ताकि बेटा फर्टिलाइजेशन ही ना हो पाए, स्पर्म या तो मर जाए या अगर अंडा और स्पर्म मिल भी जाए तो भाई वो यूट्रस में चिपक के बच्चा ना बना पाए। ये बेटा टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, फिर आते हैं बेटा सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड, मान लो भाई किसी के बच्चे हो गए, नाउ दे डोंट वांट एनी मोर किड्स, तो वो सर्जरी करवा सकते हैं। मेल्स में जो सर्जरी होती है उसे कहते हैं वैसेक्टॉमी और फीमेल्स में जो सर्जरी होती है उसे कहते हैं ट्यूबिक्टॉमी। क्यों ऐसा कहते हैं? भाई मेल्स में यहां स्पर्म बन रहा है, अब अगर आप वासा डिफरेंस को ही काट के बांध दोगे तो स्पर्म भाई पेनिस तक पहुंच ही नहीं पाएगा, तो भाई कैसे भाई फीमेल प्रेग्नेंट होगी? स्पर्म यहां से ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो पा रहा। और फीमेल्स में अगर आप फेलोपियन ट्यूब को काट के बांध दोगे तो अंडा जो बना वो यूट्रस तक पहुंच ही नहीं पाएगा, वो यूट्रस तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो फेलोपियन ट्यूब को काट के बांध दो इज कॉल्ड एज ट्यूबिक्टॉमी, और भाई अगर आप वासा डिफरेंस को काट के बांध दो इज कॉल्ड एज वैसेक्टॉमी। ठीक है, इसमें स्पर्म का ट्रांसपोर्ट बंद होता है, इसमें अंडे का ट्रांसपोर्ट बंद होता है।
ठीक है, इसमें वासा डिफरेंस को काटते हैं, इसमें फैलोपियन ट्यूब को काटते हैं। अब आता है बेटा अबॉर्शन एंड सर्जिकल रिमूवल ऑफ फीटस। बहुत लोग बेटा कई बार एक ऐसा टेस्ट होता है जिसे कहते हैं एमनियोसेंटेसिस। उस टेस्ट के जरिए बेटा, ये एक टेस्ट है जिससे बेटा बच्चे का सेक्स ऑफ द चाइल्ड पता चल जाता है कि भाई लड़की के यूट्रस में मेल पल रहा है या फीमेल। तो बहुत लोग पहले इंडिया में इस टेस्ट का गलत इस्तेमाल करते थे। वो पता लगवाते थे कि भाई लड़की के पेट में क्या है, बच्चा लड़का है या लड़की, और अगर लड़की होती थी तो उसको मरवा देते थे, विच इज कॉल्ड एज फीमेल फीटिसाइड। ठीक है, इस वजह से बेटा ये जो टेस्ट है ये इंडिया में बैन हो गया है टू डिटरमाइन सेक्स। ये बेटा एबनॉर्मेलिटी, अगर मान लो फीटस में कुछ एबनॉर्मेलिटी है उसको भी डिटेक्ट करता है। अब आप एबनॉर्मेलिटी तो डिटेक्ट करवा सकते हो पर सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटेक्ट नहीं करवा सकते। द टेस्ट वॉज यूज टू फाइंड द सेक्स ऑफ द चाइल्ड and if the sex of the fetus was found to be female, it was aborted, which is called as female feticide. Later, क्योंकि बहुत फीमेल्स की डेथ हो रही थी, इसलिए बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन इंडिया में बैन कर दिया गया। Which of the following will help to prevent STD and pregnancy? बेटा STD और प्रेगनेंसी दोनों को रोकने के लिए एक लौता मेथड इज कॉन्डम्स। Which of the following is cut and tie in tubectomy? ट्यूबेक्टोमी बेटा फीमेल्स में होता है। फीमेल्स में किस पार्ट को कट करते हैं? फैलोपियन ट्यूब को। कॉन्डम इज अ टाइप ऑफ विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड? इट इज अ बैरियर मेथड। पिल्स इज अ हार्मोनल मेथड। आईयूडी ये कॉपर टी है। कॉपर टी बेटा कहां इंसर्ट की जाती है? यूट्रस में। पॉपुलेशन, भाई आपको पता है हमारी पॉपुलेशन बढ़ती है, ठीक है, पॉपुलेशन घटती भी है, बट हालांकि अभी तो वर्ल्ड में और इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ ही रही है। तो पॉपुलेशन बेटा एक ऐसी प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनिज्म बढ़ते जाते हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बढ़ोतरी हो रही है। मोर्टालिटी रेट होता है बेटा कितने लोग मर गए, नंबर ऑफ डेथ पर 1000 इंडिविजुअल। सीधी सी बात है, ज्यादा लोग मरेंगे तो पॉपुलेशन घटेगी। नेटैलिटी रेट मतलब होता है कितने लोग पैदा हो रहे हैं। अब सीधी बात है, ज्यादा लोग पैदा होंगे तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन मेक्स इट हार्डर टू इंप्रूव एवरीबडी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। भाई जैसे ही अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है तो भाई पॉवर्टी आने लगती है, भाई जॉब्स ही नहीं बचती, लोगों में गरीबी आने लगती है, भूखमरी आ जाती है। इसलिए भाई पॉपुलेशन स्टेबल होनी चाहिए। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने बीच में बहुत सारे नारे भी निकाले थे, हम दो हमारे दो। भाई हर किसी को बोला यार एक या दो बच्चा ही करो, उससे ज्यादा मत करो वरना पॉवर्टी आएगी, इकोनॉमी गिरेगी। और इवन अभी भी बेटा जो भी लोग बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं गवर्नमेंट उन लोगों को इंसेंटिव देती है। अगर वो लोग एक ही बच्चा करते हैं तो उनको गवर्नमेंट पैसा देती है, ठीक है, तो इंसेंटिव्स भी मिलते हैं। गवर्नमेंट बहुत प्रमोट करती है कि भाई एक या दो बच्चा ही पैदा करो ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल में रहे। क्लियर? तो बेटा ये होता है हमारा चैप्टर खत्म। अब आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को बेटा एनसीईआरटी एंड इन नोट्स की रीडिंग करनी है। ये नोट्स बेटा आपको पीडब्ल्यू ऐप के ऊपर, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहां से पीडब्ल्यू ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। इन नोट्स को रीड करिए, एनसीईआरटी को रीड करिए, एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज और इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। बैक एक्सरसाइज के और इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। साथ में बेटा पीवाईक्यू प्रैक्टिस करिए और अगर आपके पास टाइम है तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इजीली गूगल से डाउनलोड हो जाती है, उसकी आंसर शीट भी डाउनलोड हो जाती है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बायोलॉजी या साइंस क्लास 10th डालेंगे, डाउनलोड कर सकते हैं और उसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि बेटा बोर्ड में बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से। तो इधर से बेटा पढ़िए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, इजीली आप इस चैप्टर को बहुत आसानी से खत्म कर पाएंगे। आई होप बेटा आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो। दिस इज अ लेक्चर जो बेटा आपका पूरे चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिवाइज करवाता है। बट प्रॉब्लम यह है कि जब तक खुद नहीं पढ़ोगे तब तक कुछ नहीं होगा। यू हैव टू स्टडी बाय योरसेल्फ। अपने आप पढ़ेंगे बेटा तभी आगे जाके आपके कॉन्सेप्ट्स फॉर दिस चैप्टर बेहतर हो पाएंगे,
ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एवरीवन। अपने एग्जाम्स अच्छे से करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है। ठीक है, बाय बाय एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक।